नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कंप्लीट करना शुरू किया था, ये क्वेश्चंस उन क्लासेस पर आधारित हैं, उन टॉपिक्स पर आधारित हैं जिन टॉपिक्स को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो उन्हीं टॉपिक्स पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो भी DSSB की, तो उनको हम क्या करेंगे, इसी क्लास में कंप्लीट करेंगे। और पिछली भी क्लासेस में हमने कंप्लीट किया है। और कुछ लोगों का कहना भी है, कुछ लोगों की डिमांड भी है जो कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर के जितने भी DSSB के क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करवा दीजिए। तो आपकी हर एक बात को यहाँ पर सुना जाता है और मैं उसी पर काम कर रहा हूँ। और हर एक क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस ईयर की मतलब परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊँगा और उनको कंप्लीट करवाऊँगा। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं उनको आपको मैंने बताया था कि एक कॉपी ऐसी बनाइए, छोटी सी बुकलेट बनाइए, जिसमें आप उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को क्या कर पाएँ, नोट डाउन कर पाएँ, जिसे हम बोलते हैं ना क्विक रिवीजन, तो वो आपका हो सके। ठीक है, क्योंकि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं जो आपको मैं बीच बीच में बताने की कोशिश करूँगा और मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा। तो जिनका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आ रहा है तब भी और नहीं आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको क्या करने हैं, क्वेश्चन पूछने हैं। उसके लिए तो मैं बैठा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर एक आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके बिना किसी देरी के। और मैं क्लास के बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि अगर जो आपको क्लास ये पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास को। तो आज की जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता, इससे आसान। क्या आप लोगों को इसका आंसर नहीं आता है? अगर जो आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। ये है आपका HW, मैंने पहले ही आपको HW दे दिया, तो परेशान मत होइए। बेहद जो खास क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर एक तरीके से जो फैक्ट हो जाते हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो बने रहिए क्लास के एंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट स्ट्रांगली डिफ्रेंशिएट्स स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कहने का मतलब कि विशिष्ट अधिगम अक्षमता को बौद्धिक अक्षमता से सबसे अधिक स्पष्ट रूप से क्या अलग करता है? सबसे अधिक स्पष्ट रूप से क्या अलग करता है, बताएंगे क्या? डिफरेंटली इन ऑल एरियाज ऑफ एडेप्टिव फंक्शनिंग। एक मिनट, हाँ, क्या अनुकूली कार्यप्रणाली के सभी क्षेत्रों में कठिनाई, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अलग करता है? या फिर पर्याप्त बुद्धि के बावजूद विशिष्ट शैक्षणिक कठिनाइयाँ जो होती हैं, इसके आधार पर दोनों में डिफरेंस हम बता सकते हैं? या फिर वैचारिक कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण सीमाओं को लेकर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं? या सभी विकासात्मक क्षेत्रों में विलंब? तो देखिए, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में विलंब, तो इसके आधार पर तो हम इन दोनों में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते भाई। इन दोनों के आधार पर हम क्या नहीं कर सकते, दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैंने हर एक पॉइंट आपको पढ़ा रखा है, चाहे वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हो, चाहे वो इंक्लूसिव एजुकेशन हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्या करा रखे हैं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो जो स्पेसिफिक एकेडमिक डिफ़िकल्टीज हैं डिस्पाइट एडिक्वेट इंटेलिजेंस, कहने का मतलब पर्याप्त बुद्धि के बावजूद भी जो विशिष्ट शैक्षणिक कठिनाइयाँ हैं, जैसे आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब अपनी कक्षाओं में प्रथम आते हैं या एक अच्छी रैंक होल्ड करते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको मैथ से डर लगता
हो सकता है आपको इंग्लिश से डर लगता हो सकता है आपको जीके से डर लगता हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसे हम एसएलडी के नाम से जानते हैं, उसमें बच्चे को किसी विशेष एकेडमिक जो उसका एरिया होता है उसमें लगातार कठिनाई हो सकती है। जैसे मैं एग्जाम्पल से और कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ, तो जैसे रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। क्या हो सकती है? रीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अगर जो रीडिंग प्रॉब्लम हो रही है तो बताएंगे उसको किस डिसेबिलिटी में रखा जाएगा, तो वो रखा जाएगा डिसलेक्सिया में रखा जाएगा। हर एक पॉइंट को आप लिखते जाएंगे, हर एक पॉइंट मेरे द्वारा बताया हुआ आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे और आप उसको पर डे रिविजन करेंगे। यकीन मानिए जिस दिन आप परीक्षा में बैठे होंगे यही क्वेश्चंस आपको वहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। दूसरा है, अगर जो राइटिंग प्रॉब्लम होती है किसी बच्चे को, लिखने संबंधी प्रॉब्लम होती है, लिखने संबंधी अगर जो कोई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अच्छा, आप डायग्राम बनाते हैं तो ग्राफ बना रहे हैं, तो डिसग्राफ मतलब वहाँ पर लिखना या कोई चित्र बनाना उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे, बच्चे को डिसग्राफिया है। क्या है? डिसग्राफिया। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। आपसे मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछ रहा हूँ कि अगर जो कैलकुलेशन संबंधित, कहने का मतलब जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करने में बच्चे को कठिनाई होती है, उसको, उस डिसेबिलिटी को हम क्या कहते हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, अगर जो किसी बच्चे को मैथमेटिक्स में, ठीक है, कैलकुलेशन रिलेटेड क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो कौन सी डिसेबिलिटी होगी वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और अगर जो हम इसमें ये चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँ कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में, तो जो डिफ़िकल्टी है वो कोई, मतलब वो जो है डिफ़िकल्टी जो है वो स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल से संबंधित होती है। कहने का मतलब जो उसका एकेडमिक एक तरीके से उसकी जो स्किल है, उसकी जो एक तरीके से क्षमता है, उससे संबंधित होती है। और हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम होती है, नहीं, इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है। बच्चा एक विषय में कमज़ोर है लेकिन दूसरे विषय में तो वो निपुण है, तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, स्पेसिफिक जिसे बोल दिया जाता है, ठीक है। अब उदाहरण से मैं अगर जो एक तरीके से मैं समझाना चाहूँ, तो जैसे एक बच्चा है जो, जैसे सामान्य रीजनिंग हो गई और यहाँ तक कि जो रोज़मर्रा की जो फंक्शनिंग है, मतलब जो उसके काम हैं वो ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसे पढ़ने में बहुत अधिक कठिनाई हो सकती है। तो ये किसका संकेत होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एसएलडी की दिशा में क्या करता है, संकेत करता है। तो आई होप आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं अगर जो ऐड करूँ, जो एक तरीके से जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा कि हम एसएलडी की जब बात करते हैं, मैं हर एक पॉइंट ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक एक पॉइंट नोट डाउन करना है। एसएलडी की बात करें तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक लर्निंग, एकेडमिक, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग एकेडमिक आ जाएगा। और जब हम आईडी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, आईडी की बात करेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पर बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलेक्चुअल, ठीक है, प्लस यहाँ पर एडेप्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं? एडेप्टिव फंक्शनिंग लिमिटेशंस देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ लर्नर विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर विच स्ट्रैटेजी इज मोस्ट यूजफुल फॉर सपोर्टिंग ट्रांजिशन। मतलब कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो डिसऑर्डर वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए गतिविधियों के बीच परिवर्तन को आसान बनाने हेतु कौन सी रणनीति सबसे उपयोगी होती है, तो इसका आंसर आपको देना है। कौन सी रणनीति सबसे उपयोगी होती है? क्या दृश्य मतलब विजुअल शेड्यूल विथ एडवांस ट्रांजिशन कॉज मतलब क्लूज होते हैं,
कहने का मतलब दृश्य, समय सारणी और पहले से दिए गए परिवर्तन में संकेत। या फिर हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन रूटीन, कहने का मतलब दिनचर्या में बार बार अचानक परिवर्तन करना, ये चीज़ें हम उसमें क्या कर सकते हैं, रणनीति फॉलो कर सकते हैं। या फिर रिमूवल ऑफ ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज़, मतलब सभी कक्षा गतिविधियों को हटा देना बच्चे के लिए। या फिर वर्बल, एक तरीके से वर्बल जो वहाँ पर कमांड्स दी जाती हैं ड्यूरिंग ट्रांजिशन, कहने का मतलब जो परिवर्तन के समय मौखिक डांट देना, ठीक है, रिप्रिमेंड्स की बात जो की जाती है। तो इनमें से कौन सा सबसे सटीक आंसर है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है बच्चा, उसकी जो गतिविधियां हैं उनके बीच परिवर्तन आपको लाना है, मतलब परिवर्तन को आसान बनाने हैं। तो कौन सी सबसे जो उपयोगी जो रणनीति है वो कौन सी हो जाएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दृश्य, समय सारणी और पहले से दिए गए परिवर्तन संकेत, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आप इस चीज़ से चिंतित मत होइएगा कि 11 मिनट में मैंने केवल 3 ही क्वेश्चंस बताए हैं। आप इस चीज़ को देखिएगा कि मैं सॉल्यूशन कैसा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दिनचर्या में बार बार अचानक परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता। तो जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं, या कह सकते हैं जो लर्नर्स होते हैं, उनके लिए जो प्रेडिक्टेबिलिटी और यहाँ तक की जो रूटीन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर जो आप अचानक किसी एक्टिविटी को बदल दें तो बच्चा क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है, चिंतित हो सकता है, और यहाँ तक कि वो डिस्ट्रेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चे को विजुअल शेड्यूल, यहाँ तक कि जो एडवांस वार्निंग है, फिर हम प्रेडिक्टेबिलिटी और बेटर ट्रांजिशन की तरफ हम क्या करते हैं, ध्यान अग्रसर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें एएचडी को दे सकते हैं? एएचडी से बच्चा जो है उसको विजुअल शेड्यूल दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कि विजुअल क्लूज दे सकते हैं, ठीक है। फिर सोशल स्टोरीज वहाँ पर आप बच्चे के सामने रख सकते हैं, प्रेडिक्टेबल एक तरीके से रूटीन वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कभी सभी क्या होते हैं, एप्रोप्रिएट सपोर्ट्स होते हैं जो बच्चे के लिए, वो भी जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से बच्चा ग्रसित है उसके लिए क्या होते हैं, ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉइंट को आपको क्या करना है, लिख लेना है। अभी नहीं लिखना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख के आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है मैं सौरवेद ऑफिशियल का जो चैनल है और टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं क्लास के अपलोड होते ही वहाँ पर वीडियो अपलोड करवा देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी कक्षा में यूनिवर्सल डिजाइन, जिसे हम यूडीएल की बात करते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग मुख्य रूप से किस पर बल देता है? मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बताएंगे किस पर बल देता है। हर विद्यार्थी के लिए एक ही शिक्षक, वन टीचिंग मेथड फॉर एवरी लर्नर्स, या फिर मल्टीपल मीन्स ऑफ इंगेजमेंट, या फिर रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन, मतलब सहभागिता, प्रस्तुतिकरण और अभिव्यक्ति के लिए अनेक माध्यम, या फिर प्रत्येक बच्चे के लिए अलग पाठ्यक्रम जिसे हम सेपरेट करिकुलम फॉर एवरी चाइल्ड, या फिर असेसमेंट ओनली थ्रू रिटन एग्जामिनेशन। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। केवल लिखित, मैंने बताया था जहाँ पर भी केवल की चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो एक तो यहाँ से एलिमिनेट हो गया, बचे हमारे पास 3 ऑप्शन। यूनिवर्सल, जब हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स में पूरा ब्रह्मांड, मतलब ब्रह्मांड में पूरा वर्ल्ड आ जाता है। तो वहाँ से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिवर्सल मतलब क्या है, हर एक को क्या करेगा, समान चीज़ों को मतलब समान नज़रिए से देखेगा, दृष्टिकोण उसका होगा। तो हर विद्यार्थी के लिए एक ही शिक्षण विधि, या फिर मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, या फिर रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सप्रेशन। सटीक तो ये भी लग रहा है, मगर जो सबसे सूटेबल होगा, मुख्य रूप से किस पर बल देता है, वो किस पर देता है, मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मतलब सहभागिता, प्रस्तुतिकरण और अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम, ठीक है, अभिव्यक्ति के अनेक माध्यम ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके यूडीएल के मैं मुख्य जो 3 प्रिंसिपल हैं उनकी बात करता हूँ
कि मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब, यहाँ पर हम क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि वाई डू वी लर्न, हम क्यों सीखते हैं, हम क्यों सीखते हैं। तो यही होगा ना कि लर्नर को सीखने के लिए अलग अलग तरीके से एंगेज करना, ठीक है, मतलब लर्नर्स को सीखने के लिए अलग अलग तरीके से एंगेज करना। फिर है मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैं लिख देता हूँ एक जगह पे, आप ऐसे नहीं वो कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जो 3 प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल हैं उनकी क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, स्पेलिंग पे आप मत जाइएगा, वो लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। पहला क्या हो जाता है, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। पहला है, हाँ पहला है मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, मल्टीपल मीन्स ऑफ, हाँ ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। दूसरा मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दूसरा क्या हो जाता है, ये मल्टीपल मीन्स ऑफ लिख लीजिएगा, दूसरे में आगे ऐड कर लीजिएगा रिप्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, जो प्रस्तुतिकरण की बात करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत करना होता है, जैसे टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, यहाँ तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन, जो एक तरीके से प्रस्तुतिकरण होता है, उसमें चीज़ों को हम क्या करते हैं, करते हैं। जैसे मल्टीपल मीन्स ऑफ थर्ड कौन सा हो जाता है, मल्टीपल मीन्स ऑफ ऐड करके उसके आगे क्या कर सकते हैं, एक्शन एंड एक्सप्रेशंस, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे हाउ डू वी शो व्हाट वी नो, कि मतलब जो हम जानते हैं उसको कैसे दिखाएं, ठीक है, अलग अलग तरीके, जैसे मैं हर एक चीज़ को आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ बोलकर, यहाँ तक कि जहाँ पर नीड होती है लिखने की तो लिख कर रहा हूँ, जहाँ पर हमको प्रेजेंट करने की, ये जैसे ये मैंने प्रेजेंट करने की बात की, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट के थ्रू क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर जो आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए आप ज़रूर बताइएगा। मैंने आपका कमेंट पढ़ा था आप लोगों का, जो आपने RPWD की बात की थी और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की थी, वो नो डाउट वो मैं करवाऊँगा, और नेक्स्ट क्लास में ही हो सकता है मैं लेके आ जाऊँ। जो RPWD है एक्ट है, तो सबसे पहले RPWD एक्ट ही नहीं आ जाएगा, उससे पहले हमें PWD एक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 1995 का, उससे पहले हमें 1992 का एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको पता है कि मैं हर एक चीज़ थ्योरी बेस्ड लेके चलता हूँ, जिससे आपका हर एक डाउट क्या हो सके, क्लियर हो सके, ठीक है, जिससे एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट ना बचे, इस तरीके से मैं कंप्लीट करवाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपका ट्रस्ट है और आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं हर एक चीज़, और नेक्स्ट टॉपिक जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं, अब मैं और किस तरीके से इन वीडियोस में अपने कंटेंट को किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट ला सकता हूं, तो ये आप सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर ग्रुप डिस्कशन का भी जो ऑप्शन है वो खोल रखा है, कि आप वहाँ पे प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है, बात भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कर रखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है, सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा और आपने उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो गलत दिया, या तो फिर मैं यहाँ पे आपको 2-4 बातें सुना दूँ कि कैसे पढ़ते हो, और मैं जिस तरीके से समझाता हूँ समझते नहीं हो, तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा गलत तरीका हो जाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, या आप अपने बच्चे से ये कह सकते हैं जहाँ पर आप पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, जैसे एग्ज़ाम होगा तो हर एक इंसान वहाँ पर क्या होगा,
आप सबका गोल ही है कि मतलब DSS स्पेशल एजुकेटर बनना, ठीक है। तो वहाँ पर आप पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर आपका क्या रिएक्शन होगा, आप बच्चे को कैसे जवाब दे रहे होंगे। हम बोलते हैं ना वेल ट्राइड, मतलब अच्छा प्रयास किया, मगर यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट वे में वो हम चीज़ों को कह सकते हैं, जिससे बच्चे को ये लगे कि उसे डांटा भी नहीं गया है, और वो आप एक बार डांट देंगे, दूसरी बार बच्चा क्वेश्चन को आंसर देने से एक तरीके से कतराएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें क्या नहीं करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि जब हम क्या कर रहे होते हैं डिजायर्ड बिहेवियर एक तरीके से के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, किसी को कोई रीइंफोर्समेंट देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, मतलब जैसे आपने ये चीज़ें की कि आप जो चीज़ें चाह रहे थे कि बच्चा इस बिहेवियर के साथ बच्चा चीज़ों को सीखे, ठीक है। तो वहाँ पर आपने अगर जो उस तरीके से बच्चा कर रहा है और आप वहाँ पर उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि इससे ये होता है कि फ्यूचर में उस बिहेवियर के दोहराए जाने की जो संभावना होती है वो बढ़ती है, और इसे ही क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगर जो एग्जाम्पल से आप समझना चाहें तो वहाँ पर आप जवाब कैसे दे सकते हैं, बहुत अच्छा, आपने बिना बताए अपना काम पूरा किया। तो इसका मतलब यही है ना कि बच्चे को क्या मिला, एक तरीके से प्रेज मिला, मतलब उसे प्रशंसा मिली। और यदि इससे बच्चा फ्यूचर में भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर अधिक करता है तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब कुछ ऐड करना, आपने वहाँ पर क्या ऐड किया, मतलब आपने वहाँ पर बच्चे के सामने कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐड किया, उसे रीइंफोर्समेंट दिया, उसे शाबाशी दी। मगर निगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, आप वहाँ से कुछ चीज़ों को हटा रहे होते हैं कि ये चीज़ बच्चे की पसंद है, चलो ये हम हटा लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है मतलब कुछ चीज़ों पर काम करता है, मगर जिस तरीके का मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है, ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इज नॉट इक्वल टू पनिशमेंट, क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य ही यही होता है डिजायर्ड बिहेवियर को इंक्रीज करना। डिजायर्ड का मतलब इच्छान्वित, मतलब आपकी इच्छानुसार जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज करना। आप जिस रूट पे बच्चे को लाना चाह रहे हैं वो आपकी इच्छा है ना, तो आप उस बच्चे से वो बिहेवियर करवाना चाह रहे हैं, मतलब वो आपका डिजायर्ड बिहेवियर है, तो उसको आप इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको, आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बच्चे ने बिहेवियर किया, आपको समझ नहीं आया या समझ आया तो आपने उसको रीइंफोर्समेंट दिया। आपने रीइंफोर्समेंट इसलिए दिया क्योंकि बिहेवियर में जिस तरीके का बच्चे ने बिहेवियर किया उसमें आप इंक्रीजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन को एक तरीके से मैंने जो थ्योरी बेस्ड समझाने की कोशिश की वो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसका आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, वांछित व्यवहार के बाद प्रशंसा देना, या फिर रिमूविंग ऑल क्लासरूम एक्सपेक्टेशन। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा, आपको इसका आंसर देना है। प्रत्येक उचित प्रक्रिया को अनदेखा करना, या फिर तुरंत कठिनाई का स्तर बढ़ाना। मैंने आपको क्वेश्चन को समझा दिया है, ठीक है। आप वीडियो को पीछे करके जो थ्योरी बताई वो आप समझ सकते हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ठीक, ये आपका हो जाएगा HW। मैंने इसी में आंसर बता दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा HW, इसका आंसर आप देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कह रहा है कि आ स्टूडेंट विथ विजुअल इम्पेयरमेंट इज अनेबल टू असेस इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड ओनली थ्रू डायग्राम्स, व्हाट शुड द टीचर प्राइमरली प्रोवाइड। मतलब दृष्टिबाध्यता वाला विद्यार्थी केवल आरेखों के माध्यम से ही दी गई जानकारी को समझ नहीं पाता, शिक्षक को मुख्य रूप से क्या प्रदान करना चाहिए। व्हाट शुड द टीचर प्राइमरली प्रोवाइड, टेक्टाइल और वर्बल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, जानकारी का स्पर्शनीय या मौखिक वर्णन, मोर कॉम्प्लेक्स विजुअल डायग्राम, कहने का मतलब अधिक जटिल आरेख। जटिल आरेख तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जटिल आरेख कैसे देंगे वहाँ पर। रिड्यूस इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, कहने का मतलब जो शैक्षणिक सामग्री है उसको कम करना, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि आप वहाँ पर शैक्षणिक सामग्री को कम कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ें तो नहीं होंगी। आपको वहाँ पर चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मतलब शैक्षणिक सामग्री है तो जो एक काम नहीं कर रही है तो दूसरी को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर है ओनली पीयर ऑब्जर्वेशन, कहने का मतलब फिर केवल दिख गया, आप इसको क्या कर देंगे, थोड़ी देर के लिए काट देंगे। तो बच्चा कौन,
आप इस पर क्या कर लेंगे, बात कर लेंगे। क्योंकि यदि हम लर्नर विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं तो इसके कारण जो डायग्राम है बच्चा नहीं देख पा रहा है, तो नहीं देख सकता क्योंकि विजुअल इम्पेयर्ड है बच्चा। तो वहाँ पर केवल डायग्राम देना पर्याप्त नहीं होगा, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन है उसको एसेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। और वो एसेसिबल फॉर्मेट कौन कौन सा हो सकता है, जो पॉसिबल सपोर्ट्स हो सकते हैं कौन कौन से, टेक्टाइल डायग्राम हो सकता है, वर्बल डिस्क्रिप्शंस हो सकता है, ब्रेल हो सकती है, ऑडियो डिस्क्रिप्शंस हो सकता है, यहाँ सकती जो रेज्ड लाइन होती है, ड्राइंग होती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे वहाँ पर मतलब बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे आपने डायग्राम को बच्चे के सामने रखा, ठीक है, तो बच्चा उस, और अगर जो बच्चा क्या है मतलब लर्नर जो है वो विजुअल इम्पेयर्ड है, तो वो डायग्राम को तो देख नहीं सकता, मतलब कह सकते हैं कि डायग्राम वहाँ पर एक तरीके से पर्याप्त नहीं है। तो वहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आप क्वेश्चन बच्चे को पूछ रहे हैं या फिर चीज़ों को जो डिलीवर कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको एसेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। एसेसिबल का मतलब जो असिस्टिव डिवाइसेस जैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो एसेसिबल का मतलब होता है यहाँ पर चीज़ों को क्या करना, जो सपोर्ट दे रहे हैं, जो पॉसिबल चीज़ें हैं, तो वहाँ पर चीज़ों को आप डायग्राम को टेक्टाइल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विजुअल डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, वर्बल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, ब्रेल का यूज़ कर सकते हैं, ऑडियो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, और रेज्ड लाइन ड्राइंग हो सकती है, मतलब जो उठी लाइन होती हैं उसके आधार पर क्या कर सकते हैं, आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो जो एसेसिबिलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, तो एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो कंटेंट है उसको हम कम नहीं करते हैं, कहने का मतलब जो इन्फॉर्मेशन बच्चे को हम दे रहे हैं उसको हम कम नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा कंटेंट है, मतलब जो हमारा कंटेंट है वो बच्चे तक एक तरीके से कैसे पहुँचाना है, उसका जो माध्यम है उसको बदलने का काम करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ आ चुका होगा, तो इसका आप जवाब दे पाएंगे कि इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो आपको ये क्लास पसंद आ रही है, भले ही हमने 27 मिनट हो चुके हैं, 27 मिनट में हमने 6 क्वेश्चन को किया है, मगर आप इस तरीके से जवाब दीजिएगा कि आपने इसमें कुछ सीखा, नई चीज़ों को कुछ ऐड ऑन किया। चलिए मैं यहाँ से आप क्वेश्चंस की बात करते हैं, चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका क्या देंगे, जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, आप इसको एक चैलेंज के तरीके से लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, DGMT मॉडल was given by, मतलब DGMT मॉडल किसके द्वारा दिया गया था, आपको इसका क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। दूसरा है कि पहला भारतीय ब्रेल कोड कब प्रस्तुत किया गया, कब, ऑप्शन लीजिए 1921, 1922, 1923, 1920। आप इसका क्या करेंगे, मैंने ऑप्शंस दे दिए हैं, इसका क्या करेंगे, आप यहाँ पर आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, आंसर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। आप जो आंसर सही होगा मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको इसका क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर, कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। और हाँ, ये जो मैंने दोनों क्वेश्चंस दिए हैं, तो जो मैंने बुकलेट आपको बताई है उस बुकलेट में क्या करेंगे, एक साइड में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने आपके हर एक क्वेश्चन पेपर को जो प्रीवियस ईयर का है उसको मैंने एनालाइज किया है, उसी के आधार पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच असेसमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द स्पेसिफिक एरियाज इन विच अ लर्नर रिक्वायर्स इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट। किस प्रकार का जो मूल्यांकन है यह पहचानने के लिए सबसे उपयोगी है कि विद्यार्थियों को किन विशिष्ट क्षेत्रों में शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता है। क्या वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, या नॉन रेफरेंस्ड रैंकिंग, या फिर फाइनल समेटिव जो असेसमेंट होता है, और जो एक तरीके से जो कॉम्पिटिटिव असेसमेंट होता है। बताएंगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताएंगे बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरीके से जो हमारा क्या होता है, जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट, नैदानिक जो मूल्यांकन होता है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, इसकी अब थ्योरी सुनिएगा। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, अच्छा ये करता क्या है, तो ये जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, चाहे वो बच्चा हो, कहने का मतलब जो लर्नर है, उसकी स्पेसिफिक जो स्ट्रेंथ है और यहाँ तक कि जो वीकनेस है उसकी आइडेंटिटी प्राप्त करने में या फिर आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके थ्रू आप यह पता कर सकते हैं, ठीक है, आप यह पता कर सकते हैं, यू आर अ स्पेशल एजुकेटर, ठीक है, तो आप यह पता कर सकते हैं कि बच्चा कहाँ डिफ़िकल्टी कर रहा है, किस स्किल में गैप है बच्चे की, या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे को नहीं आता है, या फिर किस प्रकार की इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट चाहिए। इन सभी चीज़ों का आप क्या कर सकते हैं, बच्चे में पता लगा सकते हैं। किसके कारण लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। उदाहरण से समझते हैं कि एक बच्चा है, एक लर्नर है, मैथ में बच्चा सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा है, तो आप वहाँ पर डायग्नोस करेंगे ना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट से पता क्या चलता है, इससे यह पता चलता है कि जो समस्या है वो सब्ट्रैक्शन में नहीं बल्कि प्लेस वैल्यू अंडरस्टैंडिंग में है। अब आप क्या करेंगे, मतलब एक टीचर, आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो जो टारगेटेड इंटरवेंशन है वो क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे डायग्नोस्टिक में हम क्या करते हैं, समस्या कहाँ है इसका पता किया, और जो हम फॉर्मेटिव में क्या करते हैं, जो हम फॉर्मेटिव की बात करते हैं उसमें सीखते समय प्रोग्रेस कैसी है। समेटिव में क्या करते हैं, जो अंत में अचीवमेंट कितनी हुई। मतलब यहाँ पर हमने किसकी बात की, जो समेटिव की बात की, तो समेटिव में क्या होता है, मतलब अचीवमेंट कितनी हुई। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ADHD वाले विद्यार्थी के लिए कक्षा में जो कौन सी रणनीति सामान्यतः सबसे उपयुक्त है। फॉर अ लर्नर विथ ADHD विच क्लासरूम स्ट्रैटेजी इज जनरली मोस्ट अप्रोप्रिएट। लॉन्ग टास्क विदाउट ब्रेक, बिना विराम के लंबे कार्य देना। क्लियर इंस्ट्रक्शंस विथ शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस टास्क, कहने का मतलब स्पष्ट निर्देशों के साथ छोटे संरचित कार्य, जो संरचित कार्य होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक तरीके से टास्क होते हैं। या फिर फ्रिक्वेंट पनिशमेंट फॉर अटेंशन, ध्यान न देने पर बार बार दंड देना। तो दंड देने का प्रावधान हम लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, खासकर मतलब चाहे वो स्पेशल बच्चा हो चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो। रिमूविंग ऑल एकेडमिक एक्सपेक्टेशन, कहने का मतलब सभी शैक्षणिक अपेक्षाएं समाप्त कर देना। इसलिए आपको स्पेशल एजुकेटर बनाया गया है नहीं, तो ये दोनों क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे कि ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये दोनों तो इसका आंसर हो ही नहीं सकते। अब बच्चे हमारे पास दो कि जो ADHD है बच्चा है उसमें कौन सी रणनीति सामान्यतः सबसे उपयुक्त होती है। बिना विराम के लंबे कार्य देना। अब ADHD बच्चा है, मतलब वो अटेंशन हाइपर डेफिसिट डिसऑर्डर का जो बच्चा है, अब उसमें क्या होगा, अटेंशन मतलब ध्यान की कमी होगी। अब ध्यान की कमी होगी मतलब बच्चा अति सक्रिय होगा। तो ये भी है ना कि बच्चे से आप ज़्यादा काम कराए जा रहे होंगे तो वहाँ पर भी बच्चा क्या होगा, इरिटेट होगा, और इरिटेट होगा तो और उग्रता दिखाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बिना आराम के लंबे कार्य देना नहीं। जिस तरीके से आपको ज़रूरत होती है, भले ही बच्चा ADHD है उसको भी आराम की ज़रूरत होती है, वो अपने आप शांत हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस विथ शॉर्ट स्ट्रक्चर्ड टास्क। अच्छा ये क्यों, क्योंकि जो ADHD बच्चा है उसमें अटेंशन रेगुलेशन और यहाँ तक कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है उससे संबंधित जो डिफिकल्टी होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब जो एक तरीके से कार्य प्रणाली है, ठीक है, उसको कार्य करने की जो संबंधित समस्याएं हो सकती हैं बच्चे के अंदर, तो इसलिए आपको क्या करना होगा, क्लासरूम में क्या करना होगा, खासकर ADHD बच्चे के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्या देंगे, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे, बिल्कुल साफ इंफॉर्मेशन देंगे, मतलब निर्देश देंगे स्पष्ट। शॉर्ट टास्क कहने का मतलब छोटे छोटे वहाँ पर क्या करेंगे, टास्क मतलब जो गोल है उनको आप करेंगे, काम है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन होगा, कहने का मतलब वो जो रूटीन फॉलो करेंगे वो आपका पहले से ही निर्धारित होना चाहिए। छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स आप क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। जो लोग स्पेशल बच्चों पे अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, ये कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चंस को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि जिस तरीके से क्वेश्चन मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। तो छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स को आप क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे, और यहाँ तक कि जो एप्रोप्रिएट ब्रेक्स हैं उनको ऐड ऑन करेंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, बच्चे में सुधार देखने को मिल सकता है। तो ये जितनी हमने स्ट्रैटेजीज की बात की ये उपयोगी हो सकती हैं, ठीक है। और गलत तरीका, आपने बच्चे को बोल दिया चलो ये 10 पेज असाइनमेंट अभी कर लो, तो ये गलत हो सकता है। बेहतर तरीका क्या करेंगे, पहले 2 क्वेश्चन करो, फिर आप चेक करेंगे, फिर अगले 2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, इज टू, मतलब एक व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, क्या प्रोवाइड आइडेंटिकल गोल फॉर लर्नर्स, कहने का मतलब सभी शिक्षार्थियों के लिए सामान्य लक्ष्य निर्धारित करना, प्लान इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल गोल्स एंड सपोर्ट, मतलब व्यक्तिगत शैक्षणिक लक्ष्यों और सहायता की योजना बनाना, या फिर रिप्लेस क्लासरूम टीचिंग कम्प्लीटली, मतलब कक्षा शिक्षण को पूरी तरह समाप्त करना, या डिटरमाइन ओनली द लर्नर्स IQ, मतलब केवल शिक्षार्थी का IQ निर्धारित करना। तो जो एक्टिव स्टूडेंट हैं क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को कट करेंगे, केवल दिख गया कट कर देंगे। बच्चे हमारे पास 3। अब इंडिविजुअलाइज्ड की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड की बात करते हैं। क्या है इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब यहाँ पर व्यक्तिगत बात की जा रही है। तो पहला कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान लक्ष्य निर्धारित करना। कैसे कर सकते हो, स्पेशल बच्चे पे काम कर रहे हो आप, तो आपको एक फाइल जो होगी उसमें किसी एक बच्चे की बात की जा रही होगी, व्यक्तिगत बात की जा रही होगी, इंडिविजुअल बात की जा रही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन, पहला प्लान इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल गोल्स, दूसरा है कक्षा शिक्षण को पूरी तरह समाप्त कर देना, तीसरा भी कट गया, बचा हमारे पास दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, कि व्यक्तिगत शैक्षणिक लक्ष्यों को और सहायता की योजना बनाना। क्या हो जाएगा, सहायता की योजना बनाना, क्योंकि IP का उद्देश्य ही होता है कि लर्नर्स की जो इंडिविजुअल नीड्स हैं उनके अनुसार एजुकेशनल को प्लानिंग करना, ठीक है। तो इसलिए हम IP में क्या करते हैं, लर्नर्स के लिए प्रेजेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का यूज़ करते हैं, मतलब चेकअप करते हैं, जांच करते हैं, मतलब एक तरीके से असेसमेंट करते हैं, लिखते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड जो गोल्स होते हैं बच्चे के, जिस पर आप काम करा रहे होते हैं, उनको लिखते हैं। स्पेसिफिक एजुकेशनल नीड्स होती हैं उनको लिखते हैं, एकोमोडेशंस को लिखते हैं, यहाँ तक कि सपोर्ट्स जो दे रहे हैं आप उनको लिखने का काम करते हैं, सर्विसेज कौन सी दे रहे हैं ये लिखते हैं, यहाँ तक कि जो प्रोग्रेस मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर क्या करते हैं, आप लिखने का काम करते हैं। इस तरीके के जो कंपोनेंट्स हैं वो आप इसमें यूज करते हैं, क्योंकि IP का अर्थ यह नहीं है कि टीचर बच्चे के लिए सामान्य टीचिंग बंद कर दे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये वाला चौथा कि कक्षा शिक्षण को पूरी तरह क्या कर देना, समाप्त कर देना, तो ये तो नहीं हो सकता।
ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर जो चीज़ें समझ आई हैं तो आपका एक प्यारा सा कमेंट वीडियो के अपलोड होने के बाद आ जाना चाहिए कि सर आज की क्लास बहुत अच्छी रही, बहुत से मैंने पॉइंट्स आज सीखे। ठीक है, यकीन मानिए जिस दिन आप परीक्षा को देने जा रहे होंगे पार्ट बी आप बहुत अच्छे तरीके से करके आएंगे। और हाँ, अगर जो पार्ट ए में भी कोई दिक्कत लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? बताएंगे कौन सा सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? एजुकेटिंग एवरी चाइल्ड सेपरेटली, मतलब हर बच्चे को अलग अलग शिक्षित करना। एजुकेटिंग द लर्नर्स विथ पीयर टू द मैक्सिमम अप्रोप्रिएट एक्सटेंट, मतलब उचित सीमा तक विद्यार्थी को साथियों के साथ शिक्षित करना। केवल मतलब प्रोवाइडिंग ओनली होम बेस्ड एजुकेशनल, केवल घर आधारित शिक्षा प्रदान करना। अवॉइडिंग पार्टिसिपेशन इन जनरल क्लासरूम, या फिर सामान्य कक्षाओं में सहभागिता से बचना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट के सिद्धांत को अच्छी तरह दर्शाता है? मतलब कम से कम वहां पर क्या हो, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट की जाए, ऐसा एनवायरनमेंट का जो सिद्धांत है वो इनमें से कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सबसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं? अच्छा, हर बच्चे को अलग अलग शिक्षित करना, तो यहाँ पर तो आप रिस्ट्रिक्शंस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ना। बच्चा एक साथ नहीं बैठ सकता है, अलग अलग चीज़ों को करवा रहा हो तो ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहले ही कट कर देंगे। क्या केवल वाला कोई दिख रहा है? कट कर दो। फिर है अवॉइडिंग पार्टिसिपेट। अरे भाई, बच्चे को मतलब आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, चीज़ों को मतलब लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव कर रहे हैं, कम से कम वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो बच्चा कौन? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट का जो एक तरीके से प्रिंसिपल है वो ब्रॉडली स्तर पर यह बताता है कि डिसेबिलिटी वाले जो लर्नर्स हैं उनको जहाँ तक उचित और संभव हो नॉन डिसेबल्ड पीयर्स के साथ एजुकेशनल एनवायरनमेंट में शिक्षित किया जाना चाहिए, और केवल आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त जो रिस्ट्रिक्शंस है, सपोर्ट है, वो दिया जाए अगर जो नीड हो तब। इसका मतलब यह नहीं है कि हर बच्चे को हर परिस्थिति में जनरल क्लासरूम में ही रखना। ठीक है, मतलब नीड हो तब हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं, बल्कि जो प्लेसमेंट लर्नर की इंडिविजुअल नीड्स हैं उनके अनुसार क्या करना चाहिए, होना चाहिए। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ लर्नर विथ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टू इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले जो विद्यार्थी हैं उनके जो संचार कौशल में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक रणनीति सबसे उपयुक्त है? बताएंगे कौन सी सबसे उपयुक्त है? व्याख्यान और नोट्स बनवाना, यूज ऑफ विजुअल सपोर्ट एंड सोशल स्टोरीज, या फिर ग्रुप डिस्कशन विदाउट स्ट्रक्चर, या फिर पनिशमेंट ऑफ फॉर कम्युनिकेशन एरर्स। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब ध्यान से सुनना। जो ASD होते हैं उनमें हम बात करते हैं जब कम्युनिकेशन की, उसमें बात करते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग की, तो उसके लिए क्या होता है, विजुअल सपोर्ट बहुत उपयोगी होता है। इसकी हमने पिछले क्वेश्चनों में बात की। तो विजुअल सपोर्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आप पिक्चर सिंबल्स दे सकते हैं, विजुअल एक्सकेड्यूल दे सकते हैं, ठीक है, विजुअल चॉइस बोर्ड बना सकते हैं, कम्युनिकेशन कार्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते हैं। जैसे सोशल स्टोरीज, कोई स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन को एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या फिर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करना, ये भी बहुत अच्छी तरीके से मदद कर सकता है। ठीक है, जैसे आप क्या क्वेश्चन क्या कर सकते हैं कि लंच टाइम में मुझे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर बच्चा क्या करेगा, बोलने की कोशिश करेगा, मैं लंच टेबल पर जाऊँगा, अपना लंच निकालूंगा, खाना खाऊंगा, समाप्त होने पर सामान व्यवस्थित करूंगा या अपना जो लंच बॉक्स है उसको अपने बैग में रखूंगा। इससे होगा क्या, जो बच्चा है उसको सिचुएशन की प्रिडिक्टेबिलिटी जो है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लर्नर को एक तरीके से जो सिचुएशन है उसकी जो प्रिडिक्टेबिलिटी है, यहाँ तक कि जो एक तरीके से जो आप चीज़ों को कर रहे हैं कि मतलब एक्सपेक्टेड जो बिहेवियर आप उसके अंदर लाना चाह रहे हैं
उसमें जो समझने में है उसमें क्या मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि विजुअल ऑफ सपोर्ट, मतलब यूज ऑफ विजुअल सपोर्ट एंड सोशल स्टोरेज, ये सबसे जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टूल्स इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ नॉन वर्बल लर्नर्स विथ ASD। देख रहे हैं ASD से बहुत से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब ASD वाले एक गैर मौखिक विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संचार उपकरण सबसे अधिक प्रभावी है। वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस है, या फिर रिटर्न वर्कशीट है, या फिर पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम जिसे हम पेक्स की बात करते हैं, चित्र विनिमय संचार प्रणाली, या फिर लॉन्ग पैराग्राफ रीडिंग, लंबे पैराग्राफ पढ़ना। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, या डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको इसका भी क्या करूँगा, होमवर्क देना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने चीज़ों को ऐड ऑन भी कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लेकर आऊँगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक दोस्तों तक शेयर, और बेल आइकन को जिन लोगों ने प्रेस नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं नए नए टॉपिक्स आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हो पाता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।